हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। मैं रेड हैट सर्टिफाइड एंड एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ। मैं अपने वीडियो के मीडियम से आप सबके साथ एडब्ल्यूएस नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से एडब्ल्यूएस के बारे में बताऊंगा, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही में सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरी फ्यूचर में बनाई वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लाउड फ्रंट की लैब। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि क्लाउड फ्रंट एग्जैक्टली क्या काम करता है, तो आज हम इसकी लैब परफॉर्म करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो हमने डिस्कस की थी अपने थ्योरी में। पहले तो आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ कि क्लाउड फ्रंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपके डेटा को वो कैशे करके रखता है आपके नियरेस्ट एज लोकेशन में, जिससे कि यूज़र कम लेटेंसी में अपने डेटा को या फिर अपने कंटेंट को पा सकते हैं। तो क्लाउड फ्रंट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सपोज करिए आप इंडिया के कस्टमर हैं, मुंबई रीजन में हैं और आपका सर्वर लगा हुआ है अमेरिका में। तो आपको अमेरिका में जाके अपने सर्वर से डेटा को लाने में टाइम लगेगा और उसमें लेटेंसी होगी। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्या किया गया, अमेज़न ने क्लाउड फ्रंट नाम की एक सर्विस प्रोवाइड की, जिसमें वो क्या करता है आपके पास के ही रीजन में एज लोकेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका डेटा कैशे होता है और आप वहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस सर्विस को उसने नाम दिया क्लाउड फ्रंट सीडीएन, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि एक एज लोकेशन में आपके डेटा को कैशे करता है सर्वर से लाके और आपको डिलीवर करता है। तो लैब में हमें क्या करना है, हम लैब करेंगे S3 से। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप क्लाउड फ्रंट के लिए आप EC2 को भी यूज़ कर सकते हैं, S3 को भी यूज़ कर सकते हैं, देन आप लोड बैलेंसर का भी यूज़ कर सकते हैं जो एक ओरिजिन का काम करता है। हम क्या करेंगे, हम S3 के साथ जाएंगे और आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं EC2 के साथ भी और लोड बैलेंसर के साथ भी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक बकेट को क्रिएट करूँगा, S3 बकेट को क्रिएट करूँगा एक रीजन में और उसको पब्लिक बनाऊँगा और उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट को अपलोड करूँगा उसमें। ठीक है, और उसको भी मैं पब्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम अपने क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस में जाएंगे और एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे। फिर जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, हम वहाँ पे कुछ सेटिंग्स को देखेंगे वहाँ पे। उसके बाद जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वो इन प्रोग्रेस में होगा। जब तक वो डिप्लॉयड स्टेट में नहीं आता है तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही वो डिप्लॉयड स्टेट में आ जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जियो रिस्ट्रिक्शन करके होता है, जियो रिस्ट्रिक्शन करके होता है, जिसमें आप ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट कर सकते हैं कंट्रीज को। एंड देन हम वहाँ पे इनवैलिडेशन भी करेंगे, जिसमें हम अपने जो भी हमारा क्लाउड फ्रंट है, जिसमें हमारा एज लोकेशन और रीजनल हमने आपको बताया था, वहाँ से हम डेटा को हम इनवैलिडेट करेंगे। मतलब वहाँ से हम डेटा को चाहेंगे कि फ्रेश डेटा आए और वहाँ से हम अपनी कोई भी फाइल होगी उसको वहाँ डाल के देखेंगे नई फाइल को, और देखेंगे कि क्या हमारा पुराना डेटा ही एक्सेस हो रहा है कि हमारा नया डेटा। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है अपनी लैब में। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि मैं अपने AWS कंसोल में हूँ और S3 सर्विस को चूज़ किया है मैंने। मैं जल्दी से यहाँ पे एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ। बकेट क्रिएट करना आप सबको बहुत अच्छे से पता ही है, क्योंकि इसके मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हैं बहुत सारी, इसमें बकेट क्रिएट करके दिखाया है आपको। तो एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं फटाक से हम यहाँ पे। सिडनी रीजन में ले लेता हूँ मैं इस बकेट को और इसको एक पब्लिक एक्सेस देता हूँ। यहाँ पे आपको अनटिक करना पड़ेगा और इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। हम इसकी वर्जनिंग को भी इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हम इनवैलिडेशन करेंगे तो वर्जनिंग इनेबल होना ज़रूरी है। फिर हम बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट बकेट पे क्लिक किया मैंने, आप देखेंगे कि एक बकेट क्रिएट हो जाएगी मेरी, जो कि सिडनी रीजन में होगी। देखिए, हाँ, ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे आप देखिए अथर 1 2 3 4 5 6 नाम करके एक मेरी बकेट क्रिएट हो गई है, जो कि सिडनी रीजन में है, पब्लिक एक्सेस है। और उस यहाँ पे मेरा टाइम आ रहा है बकेट का, जिसको हम मेटा डेटा भी कहते हैं। मैं अपनी बकेट के अंदर जाता हूँ। देखिए मैं बकेट के अंदर आ गया। इसके मेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड नहीं है, मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अपलोड करना है।
तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा फाइल, मेरे पास एक लोगो पड़ा है उसको मैं अपलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, सेटिंग्स नहीं चेंज करनी मुझे यहाँ पे कोई और, बस इसे पब्लिक बनाना है। तो मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दिया। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपलोड हो गया है। मैं इसे मेक पब्लिक पे क्लिक करके इसे पब्लिक बना दूंगा। ये पब्लिक हो चुकी है। एक बार मैं देख लेता हूँ ये एक्सेस हो पा रही है कि नहीं। देखिए एक्सेस हो रही है मेरी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हमारा बकेट वाला काम हो गया है। अब मैं अपनी क्लाउड फ्रंट सर्विस पे जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्लाउड फ्रंट लिखता हूँ अपने सर्च बॉक्स पे। देखिए क्लाउड फ्रंट पे आ गया मैं। ठीक है, मैं अपने क्लाउड फ्रंट पे आ गया। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करना है। देखिए हमने बोला था कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करेंगे, तो वही चीज़ करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं क्लिक करूँगा। मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि ये ग्लोबल सर्विस है, तो देखिए यहाँ पे कोई रीज़न नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये ग्लोबल सर्विस आ रही है जैसे हमारी S3 होती है, ठीक है। तो क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक किया मैंने। देखिए यहाँ पे दो वे हैं जिसमें आप क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारा होता है वेब और एक होता है RTMP करके। तो RTMP बेसिकली स्ट्रीम मीडिया के लिए होता है, जो कि एडोब प्रोवाइड करता था अमेजोन को, बट अब ये सर्विस 31 दिसंबर के बाद अवेलेबल नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे एक पॉपअप सा आ रहा है, जैसे हाईलाइट किया है अमेजोन ने, उसने बोला है कि एक्चुअली एडोब इस सर्विस को नहीं प्रोवाइड करेगा, तो ये 31 दिसंबर तक ही है, उसके बाद ये हट जाएगी। लेकिन हमें वेब के साथ जाना है, क्योंकि वेब में हमारे को HTTP, HTTPS, HTML, CSS, PHP, ग्राफिक फाइल, बहुत सारे तरीके की वेब्स हैं जिसके थ्रू हम वेब्स को अपने डिज़ाइन करते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेब्स के साथ जाएंगे। हम जो भी डिलीवरी मेथड है हम वेब को यूज़ करके करेंगे फर्स्ट, ठीक है। गेट स्टैक पे क्लिक करेंगे। जैसे आपको पता है कि मेरा ओरिजिन S3 बकेट था यहाँ पे, तो ओरिजिन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना, तो आपको S3 बकेट में आपके जो भी बकेट्स हैं वो दिखेंगी। देखिए यहाँ पे मेरी बहुत सारी बकेट्स थी जो यहाँ पे दिख रही हैं, बट हमने ये वाली बनाई थी 1 2 3 4 5 6 करके। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा, इसकी ओरिजिन ID भी आ जाएगी। अगर आपके पास कोई EC2 है या फिर कोई लोड बैलेंसर है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। तो मैं अपनी बकेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे ओरिजिन ID आएगी। ओरिजिन ID आ गई है मेरी बकेट की, ठीक है। पाथ, सपोज करिए कि आपकी कोई बकेट है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक पाथ है। सपोज करिए मेरी एक बकेट है अथर नाम की, उसके अंदर एक विवेक फोल्डर है, उसके अंदर एक और फाइल पड़ी हुई है मेरी। तो इस तरीके से अगर कोई स्पेसिफिक पाथ है तो वो पाथ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बकेट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करें। अगर चाहते हैं कि नहीं मेरे को रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं रिस्ट्रिक्शन करना, तो सिर्फ क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका URL है, जो भी आपका DNS प्रोवाइडर, उससे ही वो एक्सेस होगा, आपके बकेट वाले से नहीं होगा। तो यस में हम यस नो कर सकते हैं। आप अपने नीड के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ओरिजिन ID अगर आप चाहते हैं कोई क्रिएट करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जिस्टिंग है कोई तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिन ID ओरिजिन की ID होती है, ठीक है। हम नीचे चलेंगे। आपको कोई परमिशन देनी है बकेट पे तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं तो नहीं, हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पे जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा सेटिंग हम चेंज नहीं करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है वही देखेंगे। बाकी आपको जो सेटिंग्स है उसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे ओरिजिन कनेक्शन अटैम्प्ट है, मतलब कि ये नंबर ऑफ अटैम्प्ट पूछ रहा है कि मेरे को ओरिजिन पे कितनी बार अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और टाइम आउट कितने सेकंड में कर देना है। अगर मेरे को ओरिजिन ने रिप्लाई नहीं किया विद इन इतने सेकंड में, तो मैं उसको टाइम आउट कर दूंगा। मैं उसको टाइम आउट कर दूंगा, उससे मैं कनेक्ट नहीं करूँगा। तो ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। अटैम्प्ट के लिए 3 है, टाइम आउट के लिए 10 है। ये हम बाय डिफ़ॉल्ट हेडर्स को रहने देंगे। थोड़ा नीचे चलते हैं, हम इसकी कैशे की सेटिंग देख लेते हैं।
इसमें आप देखिए, इसमें प्रोटोकॉल्स ये प्रोवाइड कर रहा है कि HTTP HTTPS भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई HTTP का प्रोटोकॉल है, आप उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं HTTPS पे, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ HTTP वाला ही मेरे को करना है एक्सेस, तो HTTP कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है। ये वेरियस अलाउड HTTP मेथड है। जैसे HTTP मेथड में बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें आप गेट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यही वाला ऑप्शन चाहिए गेट और हेड का, या फिर गेट हेड ऑप्शन चाहिए, या फिर ये सारे ऑप्शन चाहिए। तो मैं सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैक्सिमम चीज़ें मुझे मिल जाए। ये इंक्रिप्शन है नहीं मेरे में यहाँ पे, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। इसमें जो मेन चीज़ है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, जो कि आप ये देखिए, ये भी हम बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। आपकी कोई स्ट्रीमिंग है तो आप इसको यस कर सकते हैं। अगर आपको रिस्ट्रिक्शन करना है किसी व्यूअर को कि वो नहीं देख पाए मेरे, तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये सब मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, या अपनी नीड के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन हमारा कोई है नहीं, इसलिए लैम्डा फंक्शन वाले टैब को भी हम छोड़ देंगे अभी। और ये प्राइसिंग मेन चीज़ है, फिर प्राइसिंग क्लास के लिए। प्राइसिंग क्लास का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसको सारे एज लोकेशन के लिए सेलेक्ट किया तो बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आपने किसी स्पेसिफिक रीजन इसमें अलाउड किए, जैसे मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। इसमें बोल रहा है कि अगर आप यूएस, कनाडा, यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, ये सब अगर सेलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि अगर सपोज करिए आपका यूज़र कहीं और बैठा हुआ है, ठीक है, आपका यूज़र कहीं और बैठा हुआ है और वहाँ पे आपने एज लोकेशन के लिए प्राइसिंग मॉडल सेलेक्ट ही नहीं किया, ऑल नहीं सेलेक्ट किया और स्पेसिफिक किया है, तो उस बंदे को लेटेंसी मिलेगी, तो वो उस चीज़ को एक्सेस फास्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट इसका यही है कि आप इसको सारी लॉजिक लोकेशन में ही कर दें, ताकि जितने भी लोकेशन है, जितने भी रीजन है, वहाँ पे एज लोकेशन हो, जो वहाँ से आप बंदा आपका जो भी है एक्सेस करना चाहता है आपके सर्वर को, तो वो एक्सेस कर सके, उसको लेटेंसी कम मिले। क्योंकि इसका मेन फंक्शन यही है कि इसको लेटेंसी कम प्रोवाइड करने हैं यूज़र को। तो प्राइसिंग में इनमें से ऑल सेलेक्ट करेंगे, जो कि बेस्ट होता है। अदरवाइज अगर आप प्राइसिंग लेके चलेंगे कुछ, अगर आपको पता है कि स्पेसिफिक यहीं से मेरे यूज़र आएंगे, तो आप वो रीज़न भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऑल सेलेक्ट करें, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता नहीं है ना आपका यूज़र कहाँ से मेरे सर्वर को हिट करना चाहता है। अगर सपोज़ करिए वो आयरलैंड से करना चाहता है और आयरलैंड ही आपका ब्लॉक है, वहाँ से नहीं कर पाएगा वो, आप वहाँ पे डाटा कैश नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको तो फिर सर्वर के पास आना पड़ेगा, तो उसको लेटेंसी मिलेगी। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ऑल एड्स आप सेलेक्ट करें। हाँ, हमारे पास कोई भी WAF का वेब नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। हमारा कोई डोमेन भी नहीं है अभी। अगर डोमेन है आपका कोई स्पेसिफिक, तो आप वहाँ पे डोमेन का सी नेम यहाँ पे दे सकते हैं, कॉनिकल नेम कहते हैं उसको, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं, ये वेरीफाई करता है कि सपोज करिए आपका कोई क्लाइंट है और वो किसी सर्वर से बात करना चाहता है, तो ये एक ऑथेंटिकेशन का एक जरिया है, जिससे कि वो क्लाइंट और सर्वर दोनों वैलिडेट करते हैं कि भाई जो भी सर्वर मेरे से बात करना चाहता है या जो भी क्लाइंट मेरे से बात करना चाहता है, वो वैलिड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई अनऑथराइज बंदा है जो मेरे सर्वर पे हिट कर रहा है। तो उनके पास क्या होता है, सर्वर एक सर्टिफिकेट्स होते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर्स का एक सर्टिफिकेट होता है, जिससे वो वैलिडेट करते हैं कि भाई ये बंदा प्रॉपर है कि नहीं। दोनों सर्टिफिकेट दोनों एंड पे होते हैं और सेम होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। उसमें कुछ सिग्नेचर होते हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन होते हैं जो चेक करिए जाते हैं। अगर वो मैच करते हैं तभी वो कनेक्ट करने को बोलता है, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं करता है। तो अभी मेरे पास कोई SSL सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा। अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके वो सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे चलेंगे और थोड़ा और सेटिंग देख लेंगे। सेटिंग में इसमें क्या है, देखिए ये सपोर्ट करता है कौन कौन से वर्जन्स को। एक्चुअली HTTP भी जो है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, मतलब बहुत सारे वर्जन्स को सपोर्ट करता है। इसके वर्जन है जैसे वर्जन 2, 1.1, 1.0, ऐसे करके वर्जन्स हैं। इनके डिफरेंस आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इनमें। ये तो सबसे लेटेस्ट आपका 2 है और ये फिर 1.1, 1.0 है, तो ये वर्जन्स हैं उसके, ठीक है। फिर आपका लॉगिन के लिए हम ये सब ऐसे रहने देंगे बकेट के। अगर आपको लॉग चाहिए तो आप इसे ऑन करके यहाँ पे पार्ट डाल सकते हैं, बट अभी मेरे को कोई लॉग नहीं सेव करना है इसका फालतू में। तो आप अगर कोई लॉग चाहते हैं तो लॉग ऑन करके यहाँ पे आप बकेट के लॉग्स कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये IPv6 को भी सपोर्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि IPv6 वाले भी आप के कंटेंट मिले आपको, तो आप वो भी इसको इनेबल डिसेबल करें। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होता है, आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट तो इनेबल रहता है, बट आपको मेक श्योर करना है कि इनेबल ही रहे। अगर ये इनेबल नहीं रहेगा तो आपका ये क्लाउड रन काम नहीं करेगा। तो ये इनेबल हमको चेक करना है। बाकी सेटिंग हो चुकी है हमारी, जो भी थी हमारी।
कुछ सेटिंग्स को हमने चेंज किया है, कुछ सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट जो है हम करेंगे क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक। जैसे मैं क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करूंगा तो ये बोलता है क्लाउड फ्रंट प्राइवेट कंटेंट गेटिंग स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले पे क्लिक करूंगा। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए ये स्टेटस इसका इन प्रोग्रेस आ रहा है। स्टेट तो इनेबल्ड है बट स्टेटस इन प्रोग्रेस है। जब तक ये डिप्लॉयड स्टेट में नहीं आता है तब तक ये मेरा काम नहीं करेगा। तो जनरली एज पर माई एक्सपीरियंस इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट टू कम इन डिप्लॉयड स्टेट। सो ये स्टेटस इसका डिप्लॉयड में आने में 15 मिनट लग जाते हैं। तो तब तक के लिए हम क्या करते हैं, अपने S3 बकेट में जाके देख लेते हैं कि भाई हमारे S3 बकेट वाला जो नाम क्या है, क्योंकि हमें उस वाले कंटेंट को चेक करना है कि क्लाउड फ्रंट से वो एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो S3 में एक बार जाके मैं देख लेता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट नाम क्या है, क्योंकि वो मेरे को URL में डालना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अपने बकेट पे जाता हूँ मैं, एंड देन ओके हब डॉट png नाम है इसका, ठीक है। वापस से हम अपने क्लाउड फ्रंट पे चलते हैं। क्लाउड फ्रंट पे आते हैं, देखते हैं वो डिप्लॉयड हुआ है कि नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो नहीं हुआ, अगर अभी इन प्रोग्रेस में आ रहा है ये आपका। इसको हम डिप्लॉयड होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक वो डिप्लॉयड होगा फिर हम आगे देखते हैं कि हम हमारा जो डेटा है वो कैशे होके हम उसको फास्ट एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे आप देख रहे होंगे कि अब मेरा स्टेटस डिप्लॉयड स्टेट में आ गया है, मतलब अब ये रेडी टू गो है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कुछ। मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिए ये आपकी जो भी आपने सेटिंग्स में स्टेट्स को सेलेक्ट किया था वो सारे यहाँ पे स्टेट्स आपको दिख रहे हैं। इसका ये ARN दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ID दिख रही है आपको, ठीक है। स्टेट इनेबल्ड हो गया है इसका, ये कौन कौन से वर्जन है, IPv6 इनेबल्ड है, लास्ट मॉडिफाई इसमें कब हुआ था, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मेरे को अपने डोमेन नेम को कॉपी करना होगा। डोमेन नेम को मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब मेरी जो फाइल का नाम था वो अब डॉट png, मेरे कंटेंट का नाम यहाँ पे पड़ा है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये होना चाहिए। देखिए ये मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, यानी कि ये मेरे बकेट के से कैशे होके जो डाटा पड़ा हुआ था वो मेरे को मिल रहा है। यानी कि ये मेरा कंटेंट जो है मेरे को अपनी एज लोकेशन से मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे बोला था कि मैं इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताऊंगा कि क्या है रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे जियो रिस्ट्रिक्शन करके एक टैब आ रहा है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा, तो देखिए जियो रिस्ट्रिक्शन के लिए पूछ रहा है येस या नो। येस पे क्लिक करूँगा तो अब देखिए मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि वाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट करके दो ऑप्शंस आते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं। इसमें से आपको लगता है कि मेरे को कोई सी भी कंट्रीज को वाइट लिस्ट करना है या फिर ब्लैक लिस्ट करना है, तो आप उसे वाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने अल्जीरिया को लिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये अल्जीरिया यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्री को वाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये यहाँ से हम अपनी कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम। अब मैं आपको इनवैलिडेशन वाला जो आपको मैं फंडा बता रहा था वो बताऊंगा, उसको हम कैसे इनवैलिडेट करते हैं। इनवैलिडेशन का मतलब यही होता है कि आपके सर्वर पे नए कंटेंट आए हैं और वो चाहता है आपका सर्वर का बंदा कि भाई मेरे जो भी कैशे में डेटा पड़ा है वो क्लियर हो जाए और वहाँ पे नया कंटेंट आ जाए। तो हम उसमें उस टाइम पे हम उसको इनवैलिडेट कर देते हैं ताकि वो हमारे एज लोकेशन एंड रीजनल लोकेशन दोनों से हट जाए और नया डेटा वहाँ पे मिलने लगे यूज़र को विथ लो लेटेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, जैसे मेरे बकेट में आपने देखा था कि मैंने हब नाम का एक PNG इमेज को वहाँ पे अपलोड किया था। सेम हब नाम के मैं अदर PNG को वहाँ पे अपलोड करूँगा और देखूंगा कि क्या इनवैलिडेशन हुआ है, मेरा नया कंटेंट वहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो अपने इनवैलिडेशन को क्रिएट करूँगा मैं। और यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से इनवैलिडेट कर सकते हैं जो भी आपका फाइल का पाथ हो, नाम हो। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास
हब नाम का है एक फाइल, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, मतलब उसके हब के अंदर जो भी पड़ा हो वो सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके सब फोल्डर्स अगर होंगे तो वो भी डिलीट हो जाएंगे। इनवैलिडेट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इन प्रोग्रेस है ये भी। एक बार डिप्लॉयड हो जाए तो हम देखेंगे इसको आगे। देखिए अभी मेरा स्टेटस कंप्लीट आ गया, यानी मेरा इनवैलिडेशन की जो भी मैंने रिक्वेस्ट की है वो यहाँ पे हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी S3 में जाता हूँ और वहाँ पे नया कंटेंट को अपलोड करता हूँ। S3 में जाऊँगा मैं एंड नए कंटेंट को अपलोड करूँगा, उसको पब्लिक बनाऊँगा और फिर देखते हैं हम नया कंटेंट आता है कि नहीं हमारा। तो मैं अपनी बकेट में गया, जहाँ पे मेरी वर्जनिंग ऑलरेडी इनेबल्ड है, जो कि होनी चाहिए। ठीक है, अपलोड पे क्लिक किया, ऐड किया मैंने फाइल को, देन देखिए ये हब नाम की मेरी एक अदर फाइल है जो कि सेम नाम की है बट कंटेंट अलग है, तो मैंने उसको अपलोड किया। देखिए यहाँ पे टाइम चेंज हो गया इसका और मेरी फाइल नए टाइम से अपलोड हो गई है। ठीक है, और ये में आपको वर्जनिंग भी दिखेगी, क्योंकि वर्जनिंग इनेबल थी तो ये पुरानी वाली फाइल है मेरी, ये नई वाली फाइल है। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको पब्लिक कर लेते हैं फाइल को, ताकि हमको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, एक्सेस डिनाइड का ऑप्शन ना आए वहाँ पे। मैं क्लिक पे मैंने किया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने क्लाउड फ्रंट पे चलते हैं। क्लाउड फ्रंट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, मैं अपने डोमेन नेम को कॉपी कर लेता हूँ आपसे। ये मेरा डोमेन नेम है, कॉपी किया, देखिए बिल्कुल मेरा नया कंटेंट यहाँ पे आ गया। मैंने जैसे इनवैलिडेट किया तो वहाँ से मेरा पुराना कंटेंट हट गया और नया इनवैलिडेशन वाला कंटेंट मेरा आ गया। इनवैलिडेशन ने काम किया और मेरा नया कंटेंट जो मैंने वहाँ पे अपलोड किया था सर्वर से, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो ये हमारे क्लाउड फ्रंट का मेन लैब था। अब सेकंड चीज़ इसमें क्या किया कि हमने जो चीज़ देखी थी वो सब मैं आपको बता देता हूँ। हमने लैब में बकेट को क्रिएट किया था, बकेट में हमने अपलोड किया था ऑब्जेक्ट को, उसको पब्लिक बनाया था, हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया था, सेटिंग्स बनाई थी उसमें, उसके बाद जियो रिस्ट्रिक्शन को देखा, इनवैलिडेशन को भी देखा हमने कि कैसे किया हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें की हमने। तो इसमें हम टैग्स भी लगा सकते हैं, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो टैग्स हम लगा सकते हैं इसमें, तो टैग का कोई इशू नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको उसको डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्लाउड फ्रंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको डिसेबल करना पड़ेगा। आप इसे डिसेबल नहीं करेंगे तो वो डिलीट करने नहीं देगा आपको। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको डिसेबल और डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि आप डिलीट नहीं कर पाएंगे उसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लाउड फ्रंट की लैब तो हो गई हमारी, हमने ये देख लिया कि क्लाउड फ्रंट कैसे काम कर रहा है, हमने उसकी सेटिंग्स में कैसे गए, कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं उसमें, इनवैलिडेशन कैसे करते हैं, व्यू रिस्ट्रिक्शन कैसे करते हैं, टैग में कुछ नहीं है, टैग में सिर्फ नाम लिखना होता है, तो कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन आईडीज क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो अब क्या करना है, अब हमको क्लाउड फ्रंट में जो भी हमने बनाया था उसको डिलीट करते हैं, अदरवाइज अमेजन कॉस्ट काट सकता है आपकी। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं इस पर डिसेबल पे क्लिक करूँगा ताकि ये डिसेबल हो जाए। जैसे ये डिसेबल हो जाएगा आप उसके क्लाउड फ्रंट को वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज वो ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए अब मेरा यहाँ से मैं अभी ये इन प्रोग्रेस है, जैसे इसका ये कंप्लीट हो जाता है स्टेटस तो फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन प्रोग्रेस आ रहा है, तो इसको कंप्लीट होने देते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको डिसेबल कर देंगे। अब जैसे आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे कि स्टेटस इसका डिप्लॉयड हो गया है, तो अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। एक्चुअली पहले मैं इसे डिसेबल किया, अब इसको डिलीट करूँगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, इसलिए डिलीट पे मैंने क्लिक किया। यस, डिलीट करेंगे इसे, क्लोज किया। अब आप देख रहे हैं क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी डेटा नहीं है, यानी मेरा डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। सिमिलरली आप अपनी बकेट में भी जाके डिलीट कर दीजिएगा, अदरवाइज अगर वो वहाँ पे डाटा रहेगा आप उसे एक्सेस करेंगे तो पैसे कटेंगे। तो ये आपकी क्लाउड फ्रंट की लैब थी, हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया है मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ।
क्लाउड फ्रंट जैसे आपको पता है कि एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को जो डेटा को कैशे करके रखने का काम इसका है। तो इसका काम क्या है, डेटा को कैशे करता है, मतलब कि इससे क्या होगा, डेटा कैशे होगा तो आपको लेटेंसी कम मिलेगी और यूज़र को बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, सर्वर पे लोड नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्लाउड फ्रंट काम करता है। तो मल्टीपल रीजन में क्लाउड फ्रंट के लिए एज लोकेशन बनाई गई हैं। जो जब भी कोई सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करता है तो उसकी नियरेस्ट एज लोकेशन से डेटा को, जो अगर कैशे में पड़ा है तो डेटा उठा के यूज़र को दे दिया जाता है। तो इस तरह से डेटा को कैशे किया जाता है। सर्वर से एक परसिस्टेंट कनेक्शन बना होता है एज लोकेशन का, जिससे कि क्या होता है कि वो अगर डेटा कैशे में नहीं पड़ा है तो वो डेटा को सर्वर से लाके अपने कैशे में स्टोर करता है और यूज़र को दे देता है। तो इस तरीके से क्या करता है, क्लाउड फ्रंट काम करता है। अगर उसको एज लोकेशन में डेटा मिल गया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिला तो वो क्या रीजनल से एक बार चेक करता है, क्योंकि एज लोकेशन में क्या होता है, डेटा कम टाइम के लिए कैशे होकर रहता है, मिनिमम 24 आवर्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट। अगर उसका बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 24 होता है, आप इसे बढ़ा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप उसका टाइम को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम यही होगी कि आपको कोई भी नया अगर कंटेंट आ रहा है तो वो आपको नहीं मिलेगा, आपका पुराना ही कंटेंट यूज़र को डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एज लोकेशन होता है। रीजनल एज लोकेशन में डेटा थोड़े लंबे टाइम के लिए कैशे होके रहता है, और इसमें जो आपका रीजनल होता है उसका जो कैशे का जो स्टोरेज टाइप होता है, यानी कि जहाँ पे वो डाटा स्टोर होता है, उसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है और उसकी कैपेबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, क्लाउड फ्रंट में डाटा कैशे होता है, सब कुछ आपको फास्ट मिलने के लिए इसको बनाया गया है ताकि लेटेंसी कम मिले और हम यूज़र को बैड एक्सपीरियंस ना हो, सर्वर पे लोड नहीं पड़े। तो ये हमने देखा कि क्लाउड फ्रंट की लैब किस तरह से परफॉर्म करती है। इसमें हमने जो भी लैब में डिस्कस किया वो मैंने आपको बता दिया है, उसे करके भी दिखाया है। अब मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन हमारा कुछ नहीं होता है, वो होता है जहाँ पे हमें सर्वर्स होते हैं, हमारी वेबसाइट पड़ी हुई होती है। तो मैंने S3 को लेके यहाँ पे लैब परफॉर्म की है। आप चाहें तो EC2 ले सकते हैं। अगर आपका EC2 बैकएंड में लगा है और उसके ऊपर आपके लोड बैलेंसर लगे हुए हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप EC2 एंड लोड बैलेंसर दोनों को करके लैब प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोसेस सेम ही रहेगा, सेटिंग्स भी सारी सेम ही रहेंगी। आपको कैसे इनवैलिडेट करना है, जियो रिस्ट्रिक्शन कैसे करनी है, सेटिंग्स को में क्या क्या सेलेक्ट करना है, आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को वो सब आप देख सकते हैं। तो ये हमारी क्लाउड फ्रंट की छोटी सी लैब थी, जिसको मैंने एकदम बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप इसे परफॉर्म करके देखिएगा। अगर कोई इशू है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग।